नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीबीआई ने चिटफंड घोटाले में 58 जगहों पर मारे छापे। पश्चिम बंगाल सहित उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के बड़े ठिकानों पर तलाशी। शारदा चिटफंड से जुड़े दस्तावेज बरामद। महाराष्ट्र सरकार का निर्देश, नेताओं की आलोचना पर चल सकता है देशद्रोह का मुकदमा। सोशल मीडिया भी दायरे में। मेघालय भी आया ब्रह्मपुत्र की चपेट में। पश्चिमी गारो हिल्स के 10,000 घरों को नुकसान। उत्तर पूर्व की 20 लाख की आबादी पर बाढ़ का सीधा असर। देश भर में जन्माष्टमी की धूम। मथुरा और वृंदावन में लगा भक्तों का तांता। शिक्षक दिवस पर आज स्कूलों में विशेष कार्यक्रम। यमन में संयुक्त अरब अमीरात के 45 सैनिकों की मौत। सरकार ने कहा दुर्घटना विद्रोहियों का रॉकेट हमले में मार गिराने का दावा। खबरों को चलिए विस्तार से जानते हैं। सीबीआई ने चिटफंड घोटाले में 58 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई की अलग अलग टीमों ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में छापे मारे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में 29, उत्तर प्रदेश में 12 और दिल्ली में 11 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी में सीबीआई को चिटफंड कंपनी शारदा समूह के दस्तावेज मिले हैं। सीबीआई ने शारदा समूह, रोज वैली, उनिपे 2U, जीवन सुरक्षा प्रयाग, अबिस असम ग्रुप कंपनी, बासिल इंटरनेशनल लिमिटेड और डाफोडिल्स ग्रुप ऑफ कंपनी सहित 128 कंपनियों के खिलाफ कुल 246 मामले दर्ज किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्देश जारी करके कहा है कि अगर लोक सेवक के खिलाफ बयान या लेख लिखने से हिंसा भड़कती है तो ऐसा करने वाले के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है। सरकार ने यह निर्देश बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर जारी किया है। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने कहा है कि किसी भी लोक सेवक के खिलाफ लेख लिखने या बयान देने पर अगर हिंसा भड़कती है तो आईपीसी की धारा 124A के तहत कार्रवाई होगी। कार्रवाई में आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी भी इस दायरे में है। हालांकि सरकार का कहना है कि एक सीमा के अंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या आलोचना करने पर धारा 124A के तहत कार्रवाई नहीं होगी। सरकार के विरोध में जो प्रदर्शन होता है या जो कोई डिबेट होता है या जो कोई सरकार की पॉलिसी का विरोध करता है वो सब अलाउड है, उसमें किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। उधर कांग्रेस इस पूरे मामले पर टिप्पणी करने से पहले सरकार और हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन करना चाहती है। हम एक्सपर्ट पर एडवोकेट के पास भेजा है और उसका पूरा स्टडी या जानकारी आने के बाद हम मीडिया के पास आएंगे कि इसके बारे में हम कांग्रेस कौन से स्टेप उठा रहे हैं। सरकार के इस नए निर्देश पर जानकारों की भी अलग अलग राय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और केंद्र सरकार के कामकाज पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संतुष्टि जताई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि सरकार पिछले 15 महीने से जिस दिशा में काम कर रही है उससे देश का विकास हो रहा है। 14 महीने हुए हैं और भी समय है और बहुत सारे काम करने हैं। दिशा ठीक है, उपलब्धि अच्छे हैं और आगे बढ़ेंगे। संघ केंद्र सरकार के कामकाज से खुश है। दिल्ली में 3 दिन तक चली समन्वय समिति की बैठक के बाद ये निष्कर्ष सामने आया। बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा और पंक्ति में आखिरी व्यक्ति के विकास के लिए उसकी प्रतिबद्धता को वो अच्छी तरह से समझते हैं। संघ भी मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार विकास का काम कर रही है। भारत के लोगों के मन के एजेंडा को लेकर भारत के सरकार काम करे और नरेंद्र मोदी नेतृत्व के सरकार इस दिशा में आगे बढ़े, यही हमारी कामना है और काफी हद तक उस दिशा में वो जा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर निशाना साधा है। ट्विटर के जरिए राहुल गांधी ने कहा कि असहनशील राज्येतर तत्व केंद्र सरकार को नियंत्रित कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह ने संघ को राष्ट्र की सुप्रीम सरकार करार दिया है। आरएसएस माने राष्ट्रीय सुप्रीम सरकार। आरएसएस खुलेआम बैठकर उसका मूल्यांकन करे, रिपोर्ट कार्ड ले
और दिशा निर्देशन दे, ये अपमान है हमारे संविधान का। चिंतन बैठक में किस किस बात पर चिंता हुई ये तो साफ साफ सामने नहीं आया, लेकिन बैठक में जिस तरह से मंत्रियों और नेताओं ने हाजिरी लगाई उससे तो यही लगता है कि संघ की पाठशाला में सरकार के नुमाइंदों को कुछ खास पाठ जरूर पढ़ाया होगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बोधगया के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। बोधगया बौद्ध धर्म के अनुयायियों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री महाबोधि मंदिर और पवित्र बोधि वृक्ष को देखने भी जाएंगे। साथ ही चैत्या गरिका तीर्थयात्रा और सत्य की खोज विषय पर प्रदर्शनी का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री का बोधगया का ये दौरा संघर्ष, निषेध और पर्यावरण चेतना पर वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल नाम के 3 दिवसीय संवाद के साथ साथ हो रहा है। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। इसी सिलसिले में सुरक्षा बलों की तैनाती पर चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच शुक्रवार को बैठक हुई। माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक 5 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं और शांतिपूर्ण मतदान के लिए हर दौरे में 50,000 जवानों को तैनात किया जाएगा। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को पूरा हो जाएगा। महागठबंधन से अलग हुई समाजवादी पार्टी की मान मनव्वल की कोशिशें जारी हैं। इसी कोशिश के तहत कल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पटना से सीधे मुलायम सिंह के घर पहुंचे, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रही। उधर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने कहा कि अलग होने से समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होगा। महागठबंधन से अलग होने के कुछ ही घंटों के भीतर घटक दलों ने समाजवादी पार्टी को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। गुरुवार की कोशिशों के बाद शुक्रवार को मुलायम सिंह के समधी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह से मुलाकात की। देश के लिए एकदम बिल्कुल खतरा है सभी लोगों के लिए, और सब लोग चाहते हैं कि खत्म हो बात है। तो माननीय नेताजी ने काफी डिस्कशन हुआ, बात हुई, और हम लोगों ने आग्रह किया कि इस पर विचार आप करें। जेडीयू की ओर से भी शरद यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख को मनाने के मिशन पर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुलायम सिंह को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। रैली में भागीदारी के लिए तो उन्होंने ही भेजा था अपने पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर, अपने प्रतिनिधि के तौर पर शिवपाल जी को। क्या बात है, सब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। मान मनोबल होने दीजिए, मान मनोबल चलती रहेगी। अभी जो है वो रूठी हुई बिहार की जनता को मनाने का वक्त था, तो अपने परिवार को मनाने में सब लोग लगे हुए हैं। चलने दीजिए, परिवार के पलायन को रोकने के लिए मान मनोबल होती है, तो उसमें हमें क्या एतराज है। दरअसल बिहार विधानसभा की 243 में से सिर्फ 5 सीटें मिलने पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जताई थी और गुरुवार को पार्टी ने महागठबंधन से अलग होकर अकेले ही चुनाव में उतरने का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस कार्य समिति की 8 सितंबर को होने वाली बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। पीटीआई ने पार्टी सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। पिछले 18 साल से कांग्रेस का नेतृत्व कर रही सोनिया का मौजूदा कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2013 में पार्टी उपाध्यक्ष बनाए गए राहुल गांधी अभी कांग्रेस प्रमुख का जिम्मा लेने को तैयार नहीं हैं। इस बात की भी चर्चा है कि बिहार चुनाव से पहले नेतृत्व में बदलाव से प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कुछ महीने पहले अवकाश से राहुल के लौटने के बाद पार्टी में इस बात को लेकर चर्चा बढ़ गई थी कि उन्हें शीर्ष पद पर लाया जा सकता है। मणिपुर में 2 महीने के बंद के बाद अब स्कूल कॉलेज दोबारा से शुरू हो गए हैं, जबकि राज्य भर में अब शांति बनी हुई है। चूड़ाचंद्रपुर में हिंसा के बाद अब वहां भी माहौल शांतिपूर्वक बना हुआ है। इनर लाइन परमिट सिस्टम का जन विरोध देखते हुए राज्य सरकार ने 8 जुलाई को पूरे सूबे में स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान किया था। विरोध तब और उग्र हो गया था जब सपम रॉबिनहुड की मौत हो गई थी। हालांकि अब माहौल शांत है। यातायात सुविधा भी अब सुचारू रूप से चलनी शुरू हो गई है। कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या के बीच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने मुआवजे का खाका तैयार किया है।
ट्राई ने प्रस्ताव रखा है कि दूरसंचार कंपनियों को कॉल ड्रॉप और खराब सेवा के लिए मोबाइल उपभोक्ताओं को मुआवजा देना चाहिए। ट्राई ने दस्तावेज जारी कर कहा है कि अगर कोई कॉल 5 सेकंड से पहले कट जाती है तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए। साथ ही 5 सेकंड बाद कॉल ड्रॉप के मामले में शुल्क निर्धारण के लिए कॉल के अंतिम पल्स को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ट्राई ने इस प्रस्ताव पर लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं और इसके लिए 28 सितंबर तक का वक्त दिया है। नियामक की रिपोर्ट के मुताबिक व्यस्त समय में कॉल ड्रॉप की समस्या पिछले 1 साल के दौरान करीब दोगुनी हो गई है। ट्राई का ये कदम देश में कॉल ड्रॉप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चिंता जताने के 1 हफ्ते बाद आया है। वन रैंक वन पेंशन कब लागू होगा, उसका आधार क्या होगा और पूर्व सैनिकों को उसका कितना फायदा मिलेगा, ये तमाम ऐसे सवाल अब एक पहेली बने हुए हैं। सरकार सहमति की बात कर रही है तो पूर्व सैनिक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं अब विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दल भी सरकार को मुद्दे पर घेरने में लगे हैं। बेइंसाफी और घोर बेइंसाफी, हम ऐसे ड्राफ्ट को टोटली रिजेक्ट करते हैं। तकरीबन 3 महीने से जंतर मंतर पर विरोध देश के पूर्व सैनिक अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनकी माने तो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। सहमति कुछ और थी और हकीकत कुछ और सामने आने वाली है। अगर सरकार 5 साल या 3 साल वाला 5 साल के बाद, पहला 3 वर्ष के बाद और बाद में 5 साल के बाद ऐसा इक्वलाइजेशन करती है भाइयों, तो हम सबको वो मंजूर नहीं है। अप्रैल 2014 से लागू हो, यहाँ तक कि हर साल नहीं तो हर 2 साल में समीक्षा जरूर हो। कुछ इसी तरह की मांगे अगर सरकार नहीं मानती तो पूर्व सैनिकों का साफ कहना है कि वो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। वो ऐसे ड्राफ्ट को नामंजूर करते हैं जो वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत पर खरा नहीं उतरता। इस मुद्दे पर विपक्ष तो लगातार सरकार को निशाना बना ही रहा है, लेकिन इस दफा सहयोगी दल के भी स्वर बुलंद होते दिखे। हमारे आर्मी के लोग आज 2 महीने से हड़ताल पे हैं। वन रैंक वन पेंशन, हम कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार ने फिर से OROP को जल्द लागू करने की बात दोहराई तो वहीं अपने कुनबे में उठती आवाजों पर भी जवाब दिया। मैं इस विषय को लेकर के सार्वजनिक चर्चा में नहीं उलझना चाहूंगा। रक्षा मंत्रालय और अन्य संबंधित विभाग इसका संज्ञान लिए हुए उचित कार्रवाई करने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस की माने तो सरकार जबरन वक्त लगा रही है। ये वन रैंक वन पेंशन का तो लगभग हम लोग क्लियर करके गए थे। मोदी जी जान के इसलिए देर कर रहे हैं कि जितना देर करेंगे श्रेय उनको मिलेगा कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। 80 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। पूर्व सैनिकों का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब ऐसे में वन रैंक वन पेंशन जल्द से जल्द लागू करना सरकार के सामने किसी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आगे दिखाएंगे देश भर में मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। कलम जिसमें छल का विस्थापन का दर्द। मैं तो कहती हूँ मेरा कविता का जन्म जो लेखन का जन्म दुख से हुआ है। कलम जो पैगाम देती रही इंसानियत का। हम चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्य बना रहे। आजकल जिस तेजी से हम रोबोट बनते जा रहे हैं, संवेदनहीन बनते जा रहे हैं, कोशिश हो रही है कि एक बेहतर मनुष्य, बेहतर व्यक्ति बने। मिली शख्सियत में मशहूर मारूफ लेखिका चंद्रकांता से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मीडिया मंथन में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह का समाजशास्त्र हमने समाचारों का बुना है, उसको कहीं न कहीं थाम रही हैं। जिस दीवानगी के साथ और जिस तरीके से संयम खोया है चैनल ने, तो उससे दिखाई पड़ता है कि और मुद्दे कुछ हद तक पीछे हट जाएं। जो मीडिया है अभी, खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सॉफ्ट टारगेट के ऊपर टारगेट करता है। जिन लोगों ने एजेंडा फिक्स किया इस टेलीविजन पर इसको दिखाने का, ये टेलीविजन जानते ही नहीं। हर चीज़ में पॉलिटिक्स तो है ही। एक तरफ से आप टीआरपी बढ़ाते हैं, सेंसेशनलिज्म करते हैं, और दूसरी तरफ गंभीर मामलों पे आप कोई कमेंट करते नहीं हैं। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार शाम 4 बजे
मेरे पास 11,000 रुपये थे, मेरे वालिद ने दिए थे, ये ख़त्म हो जाए तुम दीदी वापस आ जाओ। वो 11,000 का 11वां हज़ार जो था वो ख़त्म होने को आया। एक आदमी मेरे घर आया, मेरी पिक्चर बनाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। वो आदमी इतना अच्छा है, इंसान इतना अच्छा है कि उसने सबको जिसने उसको काम दिया उस आदमी को उसने अमीर कर दिया। और मैं कहीं प्रोड्यूसर की वजह से किसी वजह से मैं जिद पे अड़ गया, मेरा और शाहरुख का रिश्ता बिगड़ गया। नमस्कार, मैं हूँ लेक टंडन, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का कहर अब मेघालय तक पहुंच गया है। पश्चिमी गारो हिल्स में आई बाढ़ से 43,000 लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा है। वहीं असम में बाढ़ के चलते 5 और लोगों की मौत हो गई। असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बाढ़ से 5 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की तादाद बढ़कर 36 हो गई है। बाढ़ का कहर अब 21 जिलों तक पहुंच गया है। राज्य की करीब 16 लाख की आबादी इस आपदा को झेल रही है। 320 राहत शिविरों में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने पनाह ले रखी है। करीब 1.25 लाख एकड़ में खड़ी फसल तबाह हो गई है। धीमाजी, डिब्रूगढ़ और कोकराझार जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भरने से वन्य जीवों पर संकट बढ़ गया है। एक सींग वाले गैंडे और हिरण अपने जीवन के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। पार्क कर्मचारी भी जानवरों तक राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं। This time the flood water reaches Kazinga National Park and flood is really high. So we are maintaining strict surveillance all along the national highway, including the national park. ब्रह्मपुत्र का असर अब मेघालय तक पहुंच गया है। ब्रह्मपुत्र के बैक वाटर ने पश्चिमी गारो हिल्स के 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया है। इलाके के 86 गांव पूरी तरह डूब गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुर्की की राजधानी अंकारा में शुक्रवार से G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक शुरू हुई। भारत का मानना है कि कई देशों, खासकर चीन की मुद्रा का अवमूल्यन वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। बैठक में शिरकत कर रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी साफ कर दिया है कि G20 देशों को मुद्रा अवमूल्यन के मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इस बीच RBI गवर्नर रघुराम राजन ने बाजार में जारी उथल-पुथल और अमेरिकी ब्याज दर पर जारी संशय को लेकर निवेशकों में भरोसा जगाने की कोशिश की। G20 के कारोबारियों के संगठन को संबोधित करते हुए राजन ने कहा कि बाजार में गिरावट का सिलसिला स्थायी है। उनके मुताबिक इसे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कम निवेश को बड़ा खतरा बताया। RBI प्रमुख का कहना है कि लोग बचत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन खर्च कम हो रहा है। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने G20 देशों से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करने पर ध्यान देने की जरूरत बताई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती का जोखिम बढ़ गया है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक से पहले IMF ने ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स एंड पॉलिसी चैलेंजेस रिपोर्ट जारी किया है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत दिया गया है। IMF के मुताबिक वैश्विक सुस्ती के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में निकट भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि आने वाला वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों से भरा है। IMF की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में आर्थिक सुस्ती का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनुमान से कहीं ज्यादा पड़ सकता है, लेकिन ऐसे माहौल में भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर परिदृश्य की उम्मीद जताई गई है। IMF के मुताबिक भारत में घरेलू मांग बढ़ रही है। इसमें कमोडिटी की आयात कीमतों में गिरावट सबसे बड़ी वजह है। साथ ही हालिया नीतिगत सुधार, निवेश में तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद मिल रही है। हाउसिंग सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, वो और पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, ये बड़े गर्दिश में हैं। और अगर इनको तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो पावर सेक्टर तो एक ऐसे मुकाम पे है कि जब कोलैप्स भी हो सकता है।
IMF की रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2015 के लिए 3.3% विकास दर का अनुमान रखा गया है, जो 2014 के 3.4% से थोड़ा कम है। वहीं अमेरिका इस दौरान 2.5%, जबकि यूरोजोन के देश 1.5% की दर से विकास कर सकेंगे। चीन के लिए आंकड़ा 6.8% होगा, जो 2014 के 7.4% से कम है। इनके उलट भारत के लिए विकास दर का आंकड़ा 7.5% रखा गया है। चीन के शेयर बाजारों में जून से ही गिरावट का दौर जारी है। चीन की सरकार अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 11 अगस्त को अपनी मुद्रा युआन का अवमूल्यन भी कर चुकी है। जितने भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी और डिफिकल्ट एंड टफ होगा, तो उन्होंने एक तरह से ये अनफेयर, क्योंकि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया है। IMF का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बाहरी उतार चढ़ाव का कम असर दिख रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में खासकर बैंकिंग सेक्टर में आर्थिक असंतुलन बना हुआ है। महंगाई के आंकड़ों में अनुमान से ज्यादा कमी से नीतिगत ब्याज दर में कटौती के लिए गुंजाइश पैदा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने महंगाई बढ़ने के जोखिम को लेकर भी आगाह किया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को भद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा, ओडिशा के साथ राष्ट्रपति कलाम के जुड़ाव को सभी जानते हैं। पटनायक ने कहा कि ओडिशा सरकार ने 1993 में डॉक्टर कलाम के अनुरोध पर ही व्हीलर द्वीप रक्षा मंत्रालय को सौंपा था। राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद व्हीलर द्वीप देश के प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्रों में से एक है। शुक्रवार को ही दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था। पिछले महीने 83 वर्षीय APJ अब्दुल कलाम का मेघालय में निधन हो गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी दे दी है। अब तक महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ही भर्ती किया जाता था। हाई कोर्ट के इस फैसले से महिला अधिकारियों को नौसेना में उच्च पदों पर काम करने का मौका मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नौसेना में अब महिला अधिकारी भी अहम जिम्मेदारियां संभाल सकेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं की प्रगति को नहीं रोका जाना चाहिए। नौसेना की 19 महिला अधिकारियों ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। शॉर्ट सर्विस के चलते महिला अफसर पेंशन की हकदार नहीं होती हैं, क्योंकि इसके लिए 20 साल की न्यूनतम सेवा जरूरी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद महिला अधिकारी स्थायी कमीशन और पेंशन की हकदार होंगी। थल सेना और वायुसेना में भी महिलाओं के स्थायी कमीशन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। मशहूर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव का देर रात निधन हो गया। वो कैंसर से पीड़ित थे और तकरीबन 45 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। 1965 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में उनका जन्म हुआ था और शुक्रवार को ही वो 50 साल के हुए थे। उनके निधन से समूचा बॉलीवुड शोक में डूब गया है। मशहूर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए हैं। कैंसर से जंग लड़ते लड़ते शुक्रवार रात उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में दम तोड़ दिया। वो पिछले 45 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। आदेश के निधन से समूचा बॉलीवुड शोक में है। ये दूसरी दफा था आदेश कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित हुए। इससे पहले 2010 में उन्हें कैंसर हुआ था। हालांकि तब तो उन्होंने कैंसर को मात दे दी थी, लेकिन इस दफा वो जिंदगी की जंग हार गए। आदेश चर्चित संगीतकार थे। उन्होंने कभी खुशी कभी गम, चलते चलते, राजनीति, बागबान, बाबुल जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के बेहतरीन संगीत की रचना की थी। वो पिछले 20 साल से बॉलीवुड की शान बढ़ा रहे थे और तकरीबन 100 फिल्मों में संगीत दे चुके थे। वो अपने पीछे अपनी पत्नी विजेता पंडित और 2 बच्चे अनिवेश और अवितेश को छोड़ गए हैं। मशहूर संगीतकार जतिन ललित पंडित उनकी पत्नी के सगे भाई हैं, जो आदेश के आखिरी वक्त उनके साथ ही मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदी के प्रमुख व्यंग्यकार शरद जोशी की आज पुण्यतिथि है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 21 मई 1931 को जन्मे शरद जोशी अनूठे व्यंग्य रचनाकार थे।
अपने वक्त की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को उन्होंने अत्यंत पैनी निगाह से देखा और बड़ी साफगोई के साथ उन्हें सटीक शब्दों में व्यक्त किया। उनकी कहानियों पर आधारित लापतागंज धारावाहिक भी बनाया गया। क्षितिज, छोटी सी बात, साच को आच नहीं, गोधुली उत्सव जैसी फिल्मों के लिए भी उन्होंने लिखा। 5 सितंबर 1991 को मुंबई में उनका निधन हो गया। सबसे बड़ी समस्या तो एक बार जहां से चुनाव जीत गए वहां से फिर जीतना है। मैंने कहा कि बुद्धिजीवी के नाते मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं। वे बोले बुद्धिजीवी के नाते तो नहीं, हाँ गुंडे बदमाश के नाते आप मेरी जरूर मदद कर सकते हैं। मैंने कहा गुंडे बदमाश होने के लिए तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। वे बोले तभी आइए। और शरद जोशी से जुड़ी ये विशेष पेशकश आप देख सकते हैं आज दोपहर 12 बजे राज्यसभा टीवी पर। और हरियाणा में किसान कीटनाशकों के बजाय कीड़ों की मदद से खेती कर रहे हैं। किसान हानिकारक कीड़ों के खिलाफ फायदा पहुंचाने वाले कीड़ों की मदद से खेतों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, किसानों को जागरूक करने के लिए खेतों में कीट पाठशालाएं भी चलाई जा रही हैं। ये कीट पाठशाला है। यहाँ महिलाओं को खेतों में पाए जाने वाले कीड़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है। पाठशाला में किसानों को मित्र कीट और दुश्मन कीटों के बारे में बताया जा रहा है। कीट साक्षरता किसान खेत पाठशालाएं चलाई गई। उस कीटों के बारे में किसानों को बताया गया कि हमारी फसल में कौन कौन से कीट आते हैं, उनकी खोज की। जानकारों के मुताबिक कीटनाशक के ज्यादा इस्तेमाल से आमतौर पर कई फायदेमंद कीट भी मर जाते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा है। नतीजा, खेत हो या पानी, सभी प्रदूषित हो चुके हैं। किसान कई बार अंधाधुंध प्रयोग करता है हाइब्रिड सीड आने से, वो समस्या तो हल होती नहीं, लेकिन जो मित्र कीट हैं वे मर जाते हैं। कीट पाठशाला है तो छोटी सी पहल, लेकिन इस कोशिश से जींद और हिसार जिले के ज्यादातर किसान खेतों में कीटनाशक का प्रयोग बंद कर चुके हैं। लेकिन इस पहल को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सरकार से मदद की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि यमन में विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन सेना के अभियान के दौरान उसके 45 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात इसे हादसा बता रहा है। यमन सरकार का भी कहना है कि पूर्वी प्रांत मरीब में एक सैन्य शिविर के हथियार डिपो में दुर्घटनावश हुए विस्फोट में ये सैनिक मारे गए, जबकि विद्रोहियों का दावा है कि उसके लड़ाकों ने रॉकेट हमला किया था, जिस वजह से विस्फोट हुआ। मार्च में गठबंधन सेना के गठन के लिए ये सबसे घातक दिन रहा। बहरीन ने भी कहा कि यमन से लगती सऊदी सीमा से उसके भी 5 सैनिक मारे गए हैं। आज भारत के महान दार्शनिक, शिक्षक और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू दर्शन का शुद्ध रूप दुनिया के सामने रखा और उसे मान्यता दिलवाई। उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसा महान व्यक्ति जिसका जीवन विडंबनाओं से भरा था। पिता जो जमींदार के यहाँ काम करते थे, नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी पढ़े। पिता चाहते थे कि बेटा पुजारी बने, लेकिन मेधावी राधाकृष्णन के भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी पढ़ी, बल्कि अंग्रेजों को उन्हीं की जबान में समझा डाला कि हिंदू दर्शन क्या होता है। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और हिंदू दर्शन का गहराई से अध्ययन किया। उनके करियर का बड़ा देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में भगवान कृष्ण के भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से ही भगवान के पूजन अर्चन में जुटे हैं। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर।
सीबीआई ने चिटफंड घोटाले में 58 जगहों पर मारे छापे। पश्चिम बंगाल सहित उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के बड़े ठिकानों पर तलाशी। शारदा चिटफंड से जुड़े दस्तावेज बरामद। महाराष्ट्र सरकार का निर्देश, नेताओं की आलोचना पर चल सकता है देशद्रोह। सोशल मीडिया भी दायरे में। मेघालय भी आया ब्रह्मपुत्र की चपेट में। पश्चिमी गारो हिल्स के 10,000 घरों को नुकसान। उत्तर पूर्व की 20 लाख की आबादी पर बाढ़ का सीधा असर। देश भर में जन्माष्टमी की धूम। मथुरा और वृंदावन में लगा भक्तों का तांता। शिक्षक दिवस पर आज स्कूलों में विशेष कार्यक्रम। यमन में संयुक्त अरब अमीरात के 45 सैनिकों की मौत। सरकार ने कहा दुर्घटना। विद्रोहियों का रॉकेट हमले में मार गिराने का दावा।